डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक ऐसे सवाल से करेंगे जो इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है। देश की नाक कटानी थी, क्या इसलिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं खिलाया गया? यह सवाल तीखा है लेकिन गंभीर है। हो सकता है यह गंभीर सवाल भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को चुभे भी, लेकिन यही सवाल तो देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का है। लोग पूछ रहे हैं, जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन हुआ तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को क्या सिर्फ पानी पिलाने के लिए आयरलैंड ले गए और वैभव को बेंच पर बिठाकर ऐसा इतिहास रच गए जिन्हें सदियों तक कलंक की श्रेणी में रखा जाएगा? मित्रों, कल क्रिकेट के मैदान पर एक कलंकित इतिहास रचा गया। T20 क्रिकेट में पहले पायदान की टीम 11वें नंबर की टीम से सीरीज हार गई। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार आयरलैंड से सीरीज हारी है। सिर्फ हारी ही नहीं, आयरलैंड ने 2-0 से सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। मित्रों, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं देने का फैसला क्यों लिया। आज आपको वैभव के नहीं खेलने की इनसाइड स्टोरी जाननी चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि वैभव को परफॉर्म करने का मौका देने के बजाय टीम मैनेजमेंट उन्हें प्रोसेस के नाम पर पोस्टपोन क्यों कर रही है। सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी वैभव के खेलने से नाराज हैं। गावस्कर ने वैभव को मौका नहीं मिलने की आलोचना की और अगली सीरीज के लिए कहा, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में उन्हें खिलाना होगा। बात सीधी सी है, जो आपके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए। या तो ओपन करवाइए या तो नंबर 3 पर खिलाइए। आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही होगा। डीएनए मित्रों, जब देश ही नहीं दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए, जब दिग्गज खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की वकालत कर रहे हैं, तो फिर टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा क्यों नहीं जताया? आपको यह जानना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी के नहीं खेलने के पीछे टीम मैनेजमेंट का तर्क क्या रहा। भारतीय T20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम इंडिया उन खिलाड़ियों को पहले मौका दे रही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। वैभव को समय आने पर मौका मिलेगा। भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बाहर बैठाना गलत होगा। वहीं टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन डेस्कॉथे ने कहा कि वैभव को भी उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिससे सारे खिलाड़ी गुजरते हैं। डीएनए मित्रों, जो तर्क दिए जा रहे हैं आज हम उसे डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेस वाले उस तर्क को समझने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के अनुसार वैभव सूर्यवंशी को प्रोसेस फॉलो करना होगा। आज वैभव सूर्यवंशी के फैंस ही नहीं, पूरा ये देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये प्रोसेस है क्या? जिस खिलाड़ी ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को आईपीएल में पानी पिला दिया, क्या उसे इंटरनेशनल मैचों में प्रोसेस फॉलो करने के लिए बाउंड्री लाइन से दौड़कर पानी पिलाना पड़ेगा? जो बल्लेबाज 2 साल से आईपीएल में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, क्या उसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बेंच पर बैठने को प्रोसेस कहा जा रहा है? आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को भी इसी तरह प्रोसेस फॉलो करवाया जाता तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? यानी मित्रों, वैभव सूर्यवंशी ने हर मौके पर परफॉर्म किया है। अंडर 19 लेवल पर रन बनाए, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए। श्रीलंका में इंडिया ए के लिए मात्र 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने अभी तक हर प्रोसेस को फॉलो किया है। टीम इंडिया में सिलेक्ट होने के बाद जब वो बेलफास्ट पहुंचे तो शुरुआती मैच से पहले 1 घंटे तक नेट्स में बल्लेबाजी भी की। नेट सेशन के बाद गौतम गंभीर और बैटिंग कोच ने उन्हें शाबाशी भी दी। बैटिंग कोच सितांशु कोटक भी उन्हें लगातार वॉच करते रहे। टीम मैनेजमेंट ने भी कई मौकों पर कहा कि वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार है। तो फिर किस प्रोसेस की बात की जा रही है? वैभव सूर्यवंशी को खेलने के लिए अब कौन सी परीक्षा देने की जरूरत है? डीएनए मित्रों, प्रोसेस की बात अगर हो रही है तो आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। कोरोना महामारी के वक्त जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, तब भी वैभव सूर्यवंशी अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। अपनी छत पर वो लगातार क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे। घंटों घंटों वो छत पर अकेले अपनी तकनीक को सुधार रहे थे। क्या ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं था? यहां ये कहा जा सकता है कि जब एक खिलाड़ी मानसिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार है तो उसे डेब्यू के लिए पोस्टपोन करना प्रोसेस नहीं बल्कि प्रतिभा के साथ नाइंसाफी है। रिसेंटली वो आईपीएल में परफॉर्म करके आ रहा है और इंडिया में अभी वो इंडिया ए के साथ खेलने गया था, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस दी है उसने। और उसने ऐसा कोई बॉलर नहीं छोड़ा इंटरनेशनल में जो उसने किसी को भी छक्का ना मारा हो। तो
मेरी राय तो ये है कि उसे खिलाना चाहिए था इस सीरीज में। वैभव सूर्यवंशी को खिलाना तो चाहिए था क्योंकि वो आईपीएल में बहुत अच्छा खेले थे। सर वैभव सूर्यवंशी को जो खिलाना चाहिए था मैच, क्योंकि आईपीएल में 2 साल से उसने पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हर एक बॉलर को उसने डोमिनेट किया है, बुमराह हो या शमी हो, हर एक बॉलर को मारा है। वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था क्योंकि उसने आईपीएल में हर एक बॉलर को डोमिनेट किया है। उसको जहाँ मौके मिले वहाँ पे उसने परफॉर्म करके दिया है, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है कि उसको ना खिला के वो कम से कम अच्छा स्टार्ट तो दे सकता था इंडिया को, जहाँ से हम आयरलैंड से जीतते थे। अब वैभव सूर्यवंशी के नहीं खेलने के दूसरे तर्क की बात कर लेते हैं। टीम मैनेजमेंट का यह कहना है कि वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अच्छा परफॉर्म कर रहे खिलाड़ियों को कैसे बैठा दिया जाए। टीम मैनेजमेंट के इस तर्क में कितना दम है, अब इसको भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के 3 महीने बाद आयरलैंड के खिलाफ हुए T20 सीरीज में सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। कल के मैच में ही 2 बड़े बदलाव हुए। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे, इन 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। इन दोनों खिलाड़ियों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। टीम इंडिया को इसी तरह युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन सबसे युवा सूर्यवंशी के लिए उसी टीम में जगह नहीं थी। जब 2 नए खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है तो वैभव सूर्यवंशी के नाम पर वर्ल्ड कप वाली टीम का बहाना क्यों दिया जा रहा है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? टीम मैनेजमेंट कह रहा है कि जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं उन्हें कैसे छेड़ा जाए। यानी मित्रों, इसी टीम इंडिया ने पहले भी इसी तरीके के बदलाव किए। T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को टीम में नहीं खिलाने पर भी टीम इंडिया ने यही तर्क दिया था, लेकिन संजू ने टीम में आने के बाद क्या किया था, यह पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। क्या आयरलैंड के खिलाफ भी टीम मैनेजमेंट इनफॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम में कुछ बदलाव नहीं कर सकता था? टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर जो तर्क दे रहा है, उस पर सिर्फ क्रिकेट फैंस ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स भी ऐतराज जता रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ क्या कह रहे हैं, आपको यह भी ध्यान से सुनना चाहिए। बेस्ट प्लेइंग 11 बनती तो वैभव सूर्यवंशी 11 में उनका नाम आना चाहिए था। लॉजिक ये दिया गया कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, हम सेम 11 के साथ जाएंगे, वैभव को वेट करना पड़ेगा। लॉजिक बिल्कुल सही लॉजिक है, पर उस लॉजिक पे रुकना चाहिए ना। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, अगले बार वो कप्तान नहीं होते, उनको हटा दिया जाता है। बोला जाता है कि हम युवाओं की तरफ जा रहे हैं, युवा कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा 39-40 साल के हो रहे हैं, भविष्य की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई। सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ड्रॉप, बोला गया कि हम आगे देख रहे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं। ठीक है भाई। तो जब आप भविष्य की तरफ देख रहे हो, 15 साल का लड़का है, इससे बड़ा भविष्य लेके कौन आ रहा, बताओ ना। तो पहली बात तो लॉजिक, दूसरी बात वैभव सूर्यवंशी रन बना के आ रहे हैं। क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स तक सभी को लग रहा है कि वैभव को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। वैभव को आयरलैंड के खिलाफ खेलना चाहिए था, और इसलिए टीम मैनेजमेंट, कोच और कैप्टन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ वैभव के मौजूदा फॉर्म की वजह से नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनमें एक एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर जो आयरलैंड की सीरीज के दौरान किसी खिलाड़ी में नहीं दिखा। वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग स्टाइल ऐसी है कि वो बड़े से बड़े गेंदबाज के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। वो हर बॉल पर छक्का मारने का हुनर रखते हैं। आज दुनिया में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर छक्का मारते? मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों की पहली बॉल पर कवर ड्राइव और पुल शॉट मारने वाले बल्लेबाज आज कम है। वैभव सूर्यवंशी ने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है, वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि वो निरंतर ऐसा करते आ रहे हैं। अंडर 19 यूथ के टेस्ट इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है। वैभव अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी। विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव ने 150 रनों का आंकड़ा सबसे तेजी से छूने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 190 रन की अकल्पनीय पारी खेली थी। इंग्लैंड के खिलाफ 2026 के अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव ने मात्र 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेली थी। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। 15 साल के वैभव ने इस आईपीएल में 72 छक्के जड़े थे। वैभव सूर्यवंशी ने लगभग हर 4 से 5 गेंद पर एक छक्का जड़ा। वैभव आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंदों का सामना करके 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं। डीएनए मित्रों, वैभव सूर्यवंशी की उम्र भले ही 15 साल की है, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका माइंडसेट किसी मजे हुए खिलाड़ी से कम नहीं है।
राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आईपीएल में लखनऊ के खिलाफ वो 220 रनों का पीछा कर रहे थे तो वैभव ने बताया कि कोच आप परेशान ना हो, मैं 13 छक्के मारूंगा। उन्होंने उस मैच में 10 छक्के मारे। एक 15 साल के बच्चे में इतना आत्मविश्वास है। यानी मित्रों, जिस खिलाड़ी में इतनी प्रतिभा हो, जो खिलाड़ी क्रिकेट जगत में अगला गॉड, अगला किंग हो सकता है, उसे प्रोसेस के नाम पर रोकना क्या सही है? यहां सोचने वाली बात यह है कि जब वैभव के फैंस इतने निराश हैं तो वो खुद कितने हताश होंगे। वैभव को प्रोसेस फॉलो करवाने में लगे टीम मैनेजमेंट को क्या ये नहीं समझना चाहिए कि जब एक खिलाड़ी अपने पीक पर होता है, जब उसके बल्ले से आग निकल रही होती है, तब उसे बेंच पर बैठाने से उसका आत्मविश्वास टूट सकता है? क्या खुद 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके कोच गौतम गंभीर ये नहीं जानते कि फॉर्म एक लहर की तरह होती है, जब वो उठ रही हो तभी उस पर सवारी करनी चाहिए? मित्रों, एक सवाल तो यह भी, क्या वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ इसलिए मौका नहीं दिया गया क्योंकि उनकी उम्र मात्र 15 साल है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सोच काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब युवा प्रतिभा को मौका दिया, देश का नाम रोशन हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण खुद क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया। अगर सचिन को रोका जाता तो भारत में क्रिकेट का यह युग शायद ही आता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार शेफाली वर्मा ने भी 15 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अगर शेफाली को मौका नहीं मिलता तो शायद महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतती। हालांकि इस बार महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन शेफाली वर्मा का प्रदर्शन अच्छा रहा। मित्रों, प्रोसेस के नाम पर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को पोस्टपोन करने की यह मानसिकता सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी है। जब बच्चा एवरेज होता है तो उसे कहा जाता है मेहनत करो, लेकिन जब वही बच्चा असाधारण होता है तो कहा जाता है अभी वेट करो। और इसी इंतजार में कई बार अच्छी प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे उभरते खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाएंगे। मित्रों, अब हम पीएम मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान पर हो रही सियासत का विश्लेषण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी दूसरे देश में भारत के किसी नेता, खिलाड़ी या कलाकार के सम्मान को पूरे देश के सम्मान से जोड़ा जाता है। पुरस्कार भले ही किसी एक व्यक्ति को मिले, लेकिन उससे प्रतिष्ठा देश की भी बढ़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे में उन्हें मिले सम्मान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सम्मान का स्वागत करने के बदले सवाल उठाए जा रहे हैं। छोटा देश होने की वजह से सेशल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। स्पेलिंग की गलती का जिक्र किया जा रहा है। मित्रों, पीएम मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा के दौरान उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया। समुद्र से घिरे सेशल्स के लिए पर्यावरण सबसे जरूरी विषय है और इसी से जुड़ा सम्मान उसने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। यह पीएम मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह अवार्ड उन्हें सेशल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और भारत सेशल्स के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया। लेकिन भारत में विपक्ष इस सम्मान से खुश नहीं है। वो पीएम को पुरस्कार मिलने के अलावा सेशल्स को दी गई आर्थिक मदद पर भी सवाल उठा रहा है। 3-4 बड़ी बड़ी गलतियां आ जाएं एक ऐसे अवार्ड में जो आप किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को दे रहे हो, तो या तो बिल्कुल नॉन सीरियस अवार्ड है, और अगर सच्ची में ये कोई सीरियस चीज है तो उसमें क्या गंभीरता दिखाई है सेशल्स ने। और अगर इस अवार्ड में 1500 करोड़ का कोई खेल है तो फिर बहुत शर्म की बात है। 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया था कि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है। वहां की आबादी 1 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला यह देश रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आज आपको जानना चाहिए कि सेशल्स को भारत के नजदीक लाना क्यों जरूरी है। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे से भारत को क्या मिला। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए क्या सेशल्स को पहली बार आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन पहले सम्मान को लेकर छिड़े विवाद का जिक्र करना जरूरी है। सेशल्स की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक वहां की सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रणाली को रद्द कर दिया था। इसके लिए वहां की संसद में नया कानून पास किया गया था। सेशल्स की घरेलू राजनीति के कारण अवार्ड के पुराने सिस्टम को खत्म किया गया और एक नया सिस्टम शुरू किया गया। इसी के तहत पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान दिया गया। सिस्टम में इसी बदलाव की वजह से पीएम मोदी सेशल्स का यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं। इसलिए नया पुरस्कार होने की वजह
सेशल्स की घरेलू राजनीति है। जहां तक स्पेलिंग को लेकर विवाद की बात है तो सेशल्स के अधिकारियों की गलती को हम भारत की गलती कैसे कह सकते हैं? क्या पीएम मोदी सम्मान लेने से पहले यह कहते कि पहले स्पेलिंग ठीक कराइए तब सम्मान लूंगा? सेशल्स ने भारत से अपनी मित्रता के कारण पीएम को यह सम्मान दिया, क्या इसे स्पेलिंग की वजह से ठुकरा दिया जाता? नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबली एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में स्थापित हुए हैं। कांग्रेस इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी सिर्फ विदेशी हॉलिडे पे जाते हैं और दुनिया उनको एक टूरिस्ट पॉलिटिशियन के रूप में जानती है। डीएनए मित्रों, सेशल्स केवल 459 वर्ग किलोमीटर भूमि वाला एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में आप इसकी तुलना गुजरात के शहर सूरत से कर सकते हैं। हमारी दिल्ली सेशल्स से 3 गुना बड़ी है। लेकिन मित्रों, सेशल्स का समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाके में सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फैला हुआ है। हिंद महासागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं, उनमें सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र सेशल्स का ही है। यही वजह है कि हिंद महासागर में सेशल्स एक अहम जगह रखता है। साथ ही सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री रास्तों के करीब स्थित है। दुनिया में 40% से ज्यादा कच्चे तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। इसीलिए सेशल्स से अच्छे संबंध भारत के लिए जरूरी है। मित्रों, सेशल्स से दोस्ती हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने का अवसर मुहैया कराती है। 2011 में चीन ने सेशल्स में अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की संभावना भी तलाशी थी। यहां भारत की मजबूत मौजूदगी से चीन का खतरा कम होगा। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर से होता है। सेशल्स में उपस्थिति से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के समुद्री मार्गों पर नजर रखना संभव होगा। यह वो कारण है जो सेशल्स और भारत के संबंधों में मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि से लेकर सेशल्स में यूपीआई की शुरुआत तक शामिल है। साथ ही भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया। विपक्ष इस मदद पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरे देशों को भारत की सहायता की यह परंपरा 1950 के दशक में कोलंबो योजना से शुरू हुई थी। साल 2000 से अब तक भारत 65 से ज्यादा देशों को $48 अरब की मदद कर चुका है। इनमें से करीब $15 अरब अनुदान के रूप में, जबकि बाकी $33 अरब लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए गए हैं। मित्रों, सेशल्स को भी मदद पहली बार नहीं की गई है। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा में $75 मिलियन का पैकेज दिया गया था। भूटान, नेपाल, मॉरिशस और मालदीव के साथ सेशल्स उन देशों में शामिल है जिनके लिए भारत के बजट में आवंटन किया जाता है। 2024-25 के बजट में सेशल्स के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मित्रों, जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन के साथ संबंध और मजबूत होने चाहिए, वो सेशल्स के साथ नई शुरुआत पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन को भारत की मदद और ज्यादा होनी चाहिए, वो सेशल्स को मदद से नाराज क्यों है? लेकिन भारत सेशल्स के साथ फिलिस्तीन की भी मदद करता रहा है। 1993 से भारत ने फिलिस्तीन को $160 मिलियन की मदद की। 2018 से भारत फिलिस्तीन में राहत के कामों के लिए यूएन को हर साल $5 मिलियन देता है। और यह कोई रणनीतिक मदद नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानवीय मदद है। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज सिर्फ सेशल्स की मदद पर है। सेशल्स जिस तरह रणनीतिक रूप से हमारे लिए अहम है, उसे देखते हुए दोनों देशों का संबंध और मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में इसी मकसद को पूरा किया। सेशल्स की अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत नहीं किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सशक्त किया। स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम मोदी आज मंदिर गए। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में भगवान गणेश के मंदिर के दर्शन किए। यहां पीएम मोदी ने गणपति की आराधना के अलावा मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए मंदिर प्रबंधन की तारीफ भी की। करीब 5% भारतीय मूल की आबादी वाले देश सेशल्स का ये इकलौता हिंदू मंदिर है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। सेशल्स ने पीएम मोदी को सम्मानित किया और आज डीएनए में हम अयोध्या के वकीलों का सम्मान करना चाहते हैं। इस सम्मान की वजह है वो घोषणा जो अयोध्या के वकीलों ने राम मंदिर में दान चोरी के आरोपियों को लेकर की है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने फैसला किया कि दान चोरी के किसी भी आरोपी का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा, यानी कम से कम अयोध्या से तो आरोपियों को कोई वकील नहीं मिलने वाला। सुनिए पहले वकीलों की घोषणा क्या थी।
ट्रस्ट का नाम ही होता है कि आप विश्वास करिए, अब ट्रस्ट में ही ट्रस्ट नहीं रह गया। कोई अधिवक्ता इनकी पैरवी नहीं करेगा, ये बात सही है। हमारे अधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य उनकी वकालत नहीं करेगा। अभियुक्त की तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा, ना कोई अपना वकालतनामा लगाएगा। ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं है, चूंकि ट्रस्ट भ्रष्ट हो गया और पूरे ट्रस्ट पर आप देखा जाए तो FIR होनी चाहिए। आरोपियों का केस न लड़ने की घोषणा के साथ साथ ये चेतावनी भी जारी की गई कि अगर किसी वकील ने आरोपियों के लिए वकालतनामा पेश किया तो उसके प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 5 लाख रुपए अधिवक्ता संघ के कोष में उसको जमा कराने होंगे। यानी अगर चारों आरोपियों का केस भी लिया तो 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस तरह किसी भी वकील के लिए केस लड़ना तकरीबन असंभव कर दिया गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने यह मांग भी की कि राम मंदिर से दान चोरी का केस CBI को ट्रांसफर किया जाए। अयोध्या के वकीलों की यह घोषणा वाकई सम्मान के लायक है। राम मंदिर में आया दान सिर्फ पैसा नहीं था, वो अपने इष्ट के प्रति भक्तों का समर्पण था। इस समर्पण का अगर कोई गबन करता है तो नाराजगी लाजमी है। इसी नाराजगी के चलते अयोध्या के वकील केस न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आरोपियों के साथ साथ वकीलों ने मंदिर ट्रस्ट पर भी निशाना साधा। अयोध्या के वकीलों का कहना है कि अगर ट्रस्ट के सदस्य लापरवाही नहीं करते तो दान चोरी होती ही नहीं। ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा और गोपाल राव को तो 3 दिन में अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 CRPC की कार्यवाही की जाएगी और ये भी तय किया गया है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और CBI से जांच की मांग की जाएगी। आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। ट्रस्ट के सदस्यों को 3 दिन का अल्टीमेटम। इन 2 घोषणाओं ने बता दिया कि अयोध्या के वकील दान चोरी के घृणित कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दान चोरी केस में आज बैंक कनेक्शन भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तकरीबन 3 महीने पहले आर्थिक हेराफेरी की भनक लग गई थी। बैंक ने ट्रस्ट से पैसे की गणना में शामिल लोगों को हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन बैंक की अपील नहीं सुनी गई। दूसरी तरफ जांच कर रही SIT की 2 बैंक कर्मियों की मिलीभगत का भी शक है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन दोनों बैंक कर्मियों का नाम रत्नेश और गगनदीप है। जांच टीम को इन दोनों के खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं। यानी मंदिर के सेवादारों के बाद अब बैंक कर्मियों पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है। मंदिर के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से जुड़ा शक बताता है कि दान चोरी के पीछे एक संगठित रैकेट था, एक ऐसा रैकेट जो राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा था। इसलिए आज हम इन दान चोरों को रामद्रोही कह रहे हैं। रामद्रोह का एक ऐसा ही आरोपी है लवकुश मिश्रा। इसकी तनख्वाह तकरीबन 15,000 रुपए थी, लेकिन आज जब इसकी संपत्ति का पता चला तो हर कोई चौंक गया। 15,000 कमाने वाले ने लाखों की संपत्ति कैसे खरीदी, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के पत्नी के नाम ये घर है। बैनामा कराया गया था 2025 में और उसके बाद फरवरी में इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा मकान बनकर तैयार है, फिनिशिंग बची हुई है। इसको आप देखने के बाद अंदाजा लगा लिए होंगे कि कितना आलीशान बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और 3 से 4 महीने में महज ये बनकर तैयार हो जाता है। कुछ हजार की तनख्वाह और लाखों की संपत्ति, ये सीधे तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए या तो कोई चमत्कार चाहिए या फिर गोरख धंधा। जांच रिपोर्ट के नतीजे बता ही देंगे लवकुश और दूसरे आरोपियों ने महंगी संपत्तियां कैसे खरीदी। मित्रों, रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलू चाखा। इस चौपाई का अर्थ है भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाकर रखा है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को दुर्गति मिलती है। यही दान चोरी के आरोपियों के साथ हो रहा है। पहले समाज ने हेय दृष्टि से देखना शुरू किया और अब वकीलों ने भी मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। यानी मित्रों, मंदिर में दान की चोरी महापाप है। ठीक उसी तरह किसी अबोध बच्चे की भावनाओं को वैचारिक बहस का हथियार बना देना भी पाप से कम नहीं है। जब एक मासूम बच्ची बिना किसी पूर्वाग्रह के कुछ कहती है तो उसमें ना राजनीति होती है, ना धर्म, ना विचारधारा, सिर्फ निष्कपट मन की आवाज होती है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी 15 महीने की नातिन से जुड़ा एक भावनात्मक अनुभव साझा किया।
लेकिन उस अनुभव को समझने के बजाय कुंठा क्लब के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी शाब्दिक लिंचिंग करनी शुरू कर दी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उन्हें अलग अलग अपमानजनक अलंकारों से अलंकृत किया जा रहा है। विकृत मानसिकता के लोग पिछले 50 घंटे से सिर्फ सुनील शेट्टी के खिलाफ विश्व वमन की प्रतियोगिता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बचपन की मासूमियत पर भी हमला कर रहे हैं। इसलिए आज हम एक छोटी बच्ची के प्रति संवेदनहीनता दिखाने वालों और विवादों से दूर रहने वाले सुनील शेट्टी की शाब्दिक लिंचिंग करने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां कहा जाता है बाल करूपी जनार्दन, अर्थात छोटे बच्चे का रूप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कोई भी बच्चा छल कपट या वैचारिक पूर्वाग्रहों से दूर होता है। उसे न किसी से द्वेष होता है, न किसी के प्रति पूर्वाग्रह। उसकी भावनाएं निष्कपट, सहज और निर्मल होती है। इसी सहजता से सुनील शेट्टी की नातिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के प्रति स्नेह व्यक्त करती है। उसी सहज भाव को सुनील शेट्टी ने एक कार्यक्रम में व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा उनकी नातिन हर सुबह उठकर घर में रखी साईं बाबा की एक किताब खोलती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर है। वो उस तस्वीर को देखकर खुश होती है और अपने मुंह से मोदी जी बोलती है। वो घर में स्थापित गणपति जी की मूर्ति के पास जाती है और वहां से चढ़ाए हुए लड्डू लाकर मोदी जी की तस्वीर को खिलाती है। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि बच्ची ये सब खुद अपनी मासूमियत से करती है। उन्होंने यहां बच्ची के माता पिता ने ऐसा करने से उसे नहीं सिखाया, यह भी बताया। मतलब ये एक बच्ची की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। बच्ची के नाना होने के नाते सुनील शेट्टी ने गर्व के साथ अपनी नातिन की इस मासूमियत के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने उसकी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन कुंठा क्लब के सदस्यों को यह अभिव्यक्ति कील की तरह चुभने लगी। संकीर्ण सोच वाले संवेदनहीन लोग सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, एक 3rd ग्रेड एक्टर 1st ग्रेड का चाटुकार बन गया। समझ नहीं पा रही हूं कि सुनील शेट्टी जैसे लोगों पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। सुनील शेट्टी को 3rd ग्रेड एक्टर का सर्टिफिकेट देने वाली उस सोशल मीडिया यूजर से मेरा आग्रह है कि वो अपने गुस्से में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने या तरस खाने के बजाय बॉलीवुड के अन्ना के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तब उन्हें पता चलेगा कि सुनील शेट्टी भले ही सुपरस्टार नहीं रहे हों, लेकिन वो किसी भी मायने में C ग्रेड अभिनेता नहीं है। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और हां, अभिनेता के तौर पर कोई उन्हें जैसा भी आंके, लेकिन मानवता के पैमाने पर सुनील शेट्टी का दर्जा प्रथम श्रेणी का है। निर्धन और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने वालों में उनका नाम हमेशा अग्रणी रहा है। सुनील शेट्टी विप्लव फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। यह संस्था पिछले 35 वर्षों से वंचित बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों की मदद की जा चुकी है। सुनील शेट्टी ने 1998 में मुंबई के कमाठीपुरा इलाके से 128 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाने में गुप्त रूप से महत्वपूर्ण मदद की थी। जब कोरोना महामारी आई तब उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 30 लाख रुपए का योगदान दिया ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जब मुंबई के डब्बा वाले पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे तब सुनील शेट्टी ने उनके परिवारों के लिए राशन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई। इसी निस्वार्थ सेवा के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अपनी मां की संस्था सेव द चिल्ड्रन इंडिया के माध्यम से वो वंचित बच्चों, विशेष रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहे। हमारे संवाददाता उन परिवारों से मिले जिन्हें सुनील शेट्टी की मदद ने नई उम्मीद दिखाई। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। अब इस वक्त बेंड्रा इलाके में जो भरतनगर इलाका है वहां पर आए हुए हैं। हिना अंसारी के घर पे हिना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की शिकार हैं और उस पर उन्होंने काफी हद तक काबू पाया है। विप्लव फाउंडेशन जो सुनील शेट्टी चला रहे हैं, ये वो बेटियां हैं और उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो बकायदा सर्टिफिकेट थ्रो बॉल कंपटीशन में बकायदा हिना दिल्ली गई और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई। तैयारी अगर भरपूर रही तो उम्मीद कीजिए हिना आगे भविष्य में विदेश में जाकर भी अपना नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। कैसा था थोड़ा मुझे बताइए, खर्चा आप लोगों ने किया था या उन्होंने किया? सुनील शेट्टी जी ने किया? स्कूल की तरफ से ही सर था, हमारे कुछ हमको कुछ नहीं देना पड़ा। अगर हमको जान भेजना पड़े तो अक्सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको उतना बजट हमारे पास नहीं हो पाती है। दिव्या, तुम ये ध्वनि अली इंटरवेंशन सेंटर इसमें कब आई थी? जब 2.5 साल की थी तब आई थी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? सुनने की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल नहीं सुनाई देता था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ?
फिर बाद में मेरा इम्प्लांट हुआ, फिर तब से फिर पापा ने हेडलाइन दिलाया, फिर मैं तब पहनी थोड़ी दिन, उसके बाद में मशीन दिलाई, तब से सुनने लगी। हिंदुजा हॉस्पिटल से कुछ फंडिंग हुई थी और कुछ फंडिंग हमने भी दिव्या के लिए की थी। यही है सुनील शेट्टी की मदद और सेवा का परिणाम, जो बताता है कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी एक बड़े हीरो हैं। फिर भी कुंटा क्लब के एजेंडाधारी सदस्य उन्हें सी ग्रेड एक्टर कहकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नातिन प्रधानमंत्री से स्नेह करती है। ये सिर्फ सुनील शेट्टी का अपमान नहीं है बल्कि निकृष्टता की पराकाष्ठा है। अब एक और यूजर को सुनिए। वो लिखते हैं कि सुनील शेट्टी का अपनी नातिन के प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह का जिक्र करना इस बात का प्रमाण है कि बॉलीवुड कितना नीचे गिर चुका है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सुनील शेट्टी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो राज्यसभा जाने के लिए एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी ही भाषा का प्रयोग विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया ये पद्म पुरस्कार पाने के स्तर की चापलूसी है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि सुनील शेट्टी के समकालीन अधिकांश लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए अब उनके पास यही एक विकल्प बचा है। सुनील शेट्टी को लेकर आज ये बातें कांग्रेस कह रही है, वही कांग्रेस जिसकी मुंबई प्रदेश यूथ विंग ने 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती के अवसर पर, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से, खासतौर से जो कांग्रेस के लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए। मुंबई प्रदेश यूथ विंग ने 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती के अवसर पर सुनील शेट्टी को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन आज जब उसी सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन की भावनाओं को व्यक्त किया और उस अभिव्यक्ति में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, तो वही कांग्रेस और उसके वैचारिक साथी उन्हें तरह तरह की स्तरहीन विश्लेषणों से संबोधित कर रहे हैं। ये लोग इस बात से परेशान हैं कि सुनील शेट्टी की नातिन ने प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह व्यक्त क्यों किया, और उस बच्ची ने जो किया, सुनील शेट्टी ने बात दुनिया को बताई क्यों। ऐसे लोगों को आज हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। सिर्फ स्वरा ही नहीं, पूजा भट्ट और रश्मि देसाई ने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। तो क्या ये सब गलत था? बिल्कुल नहीं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा था कि राहुल गांधी देश के लिए जो कर रहे हैं वो एक क्लासिक उदाहरण है। तो क्या तब लोगों ने दीपिका पादुकोण की शाब्दिक लिंचिंग की थी? नहीं की थी, और करनी भी नहीं चाहिए थी। 2024 के चुनाव के बाद सैफ अली खान ने भी राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने राहुल को ईमानदार और बहादुर बताते हुए कहा था कि उन्होंने जो किया वो कमाल है, उन्होंने कड़ी मेहनत करके स्थिति बदल दी। तो क्या इसके लिए सैफ अली खान को थर्ड ग्रेड एक्टर या राज्यसभा के लिए ललित अभिनेता घोषित कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ऐसा किया भी नहीं गया, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही अभिव्यक्ति की आजादी का वास्तविक अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में संतुलित और सम्मानजनक ढंग से अपना पक्ष रख सकता है। अब तक यही होता आया है। अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या किसी अन्य क्षेत्र की हस्तियां, वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे। माधुरी दीक्षित, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अनिल कपूर, कमल हासन जैसे कलाकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सार्वजनिक रूप से सराहना की थी, और ऐसा करना बिल्कुल उचित था, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसी लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना ना अपराध है, ना चाटुकारिता, और ये ना ही किसी व्यक्ति को अपमानित करने का आधार बनना चाहिए। यही काम सुनील शेट्टी ने भी तो किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी शाब्दिक लिंचिंग शुरू हो गई। सवाल है, क्या सुनील शेट्टी को तमाम अलंकारों से अलंकृत करने वाले चाहते हैं कि कोई अभिनेता अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ना बोले? क्या कोई चर्चित शख्सियत अपनी पारिवारिक भावनाओं को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त ना करे? हमारे देश में अभिनेता नेताओं की चुनावी रैलियों में जाते हैं, तब तो किसी अभिनेता को सी ग्रेड नहीं कहा जाता। सुनील शेट्टी ने भी समय समय पर सभी दलों के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया, तब कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, बीजेडी और एनसीपी सभी ने उनका सम्मान किया। और आज जब उन्होंने अपनी छोटी सी नातिन के भावुक स्नेह को व्यक्त किया, तो उनकी शाब्दिक लिंचिंग शुरू कर दी गई। यह विशुद्ध रूप से बौद्धिक बेईमानी है। मित्रों, हमारे आपके घर में भी बच्चे हैं, हो सकता है कि उनके मन में भी किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा ही स्नेह हो। 15 महीने की बच्ची भाषा सीख रही होती है, वो चेहरे पहचानती है, जो काम दूसरे करते हैं उनकी नकल करती है, वो कारण और परिणाम नहीं समझती, बल्कि सिर्फ अपना सहज व्यवहार करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि टीवी और अखबारों में सबसे अधिक दिखाई देने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, वो एक वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बच्चे जिन्हें अधिक देखते और सुनते हैं उनसे खुद को जोड़ने लगते हैं। सुनील शेट्टी की नातिन ने भी यही किया, और जब सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन की इन्हीं भावनाओं को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त किया तो कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए। मित्रों, अरस्तू ने कहा था, किसी विचार को समझने से पहले उसे उसके संपूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन कुंठा क्लब से सदस्यों को इतना धैर्य नहीं था कि वो सुनील शेट्टी के भावनात्मक विचारों को संदर्भ के साथ समझ सकें। वैचारिक विरोध में मानवता को विसर्जित कर चुके लोग बच्चों की मासूमियत पर चोट कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर किसी बच्चे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें आहत करने वाले शब्द तो मत बोलिए। कई बार मौन असंवेदनशील शब्दों से कहीं अधिक मानवीय होता है, लेकिन जब किसी के अंदर वैचारिक विष भरा हो तो इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। बताइए, क्या सुनील शेट्टी कांग्रेस या विपक्ष के किसी नेता के बारे में बोलते, उनकी तारीफ करते तो क्या एजेंडाधारी पुरोधाओं की भाषा इतनी ही निम्न स्तरीय होती? क्या वो तब भी 15 महीने की एक मासूम बच्ची की भावनाओं पर इसी तरह चोट करते? कुंठा क्लब के सदस्यों को शायद ये याद नहीं कि सुनील शेट्टी ने ही बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2023 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर कहा था कि बॉलीवुड का बहिष्कार रुकना चाहिए। सुनील शेट्टी कभी किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं दिखे, वो कभी विवादों में भी नहीं रहे, वो अपनी बात खुलकर रखते हैं। अगर यही सुनील शेट्टी कहते कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हम भी उनसे सवाल पूछते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी 15 महीने की मासूम नातिन की भावनाओं को व्यक्त किया, और यह भी बौद्धिक बेईमानों को चुभ गया। मित्रों, सुनील शेट्टी ने सिर्फ बॉलीवुड के मुद्दों को ही आगे नहीं रखा है, बल्कि निजी तौर पर भी अपने साथी अभिनेता अभिनेत्रियों की मदद की है। ऐसे कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कठिन समय में सुनील शेट्टी ने उनकी मदद की। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के अन्ना है। साउथ में अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है। बॉलीवुड में भी सुनील शेट्टी छोटे बड़े हर सुपरस्टार के अन्ना है, बड़े भाई की तरह। सलमान खान ने खुद एक रियलिटी शो में भावुक होकर स्वीकार किया था कि जब वो संघर्ष के दौर में थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की थी। जैकी श्रॉफ के पिता जब बीमार थे और उनके परिवार को रहने और इलाज में दिक्कत हो रही थी, तब सुनील शेट्टी ने उन्हें अपना घर देने की पेशकश की थी। जब गोविंदा का करियर बुरे दौर में गुजर रहा था, तब सुनील शेट्टी ने कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करके उनका समर्थन किया था। भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भी बताया था कि जब वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की और उन्हें काम दिलाने में सहयोग दिया। सुनील शेट्टी के बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है कि वो फिल्मों के सेट पर बैकग्राउंड डांसर, स्टंटमैन और लाइट्समैन जैसे जरूरतमंद वर्कर्स की आर्थिक सहायता करते रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी चुपचाप उठाते रहे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कुंठा क्लब एकजुट होकर सुनील शेट्टी की शाब्दिक लिंचिंग कर रहा है, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, तब बॉलीवुड का कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा। बॉलीवुड के जो स्वयंभू वक्ता प्रवक्ता देश के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने में नहीं हिचकते, वो एक ईमानदार और मददगार अभिनेता के समर्थन में नहीं बोल पा रहे। वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। ये पाखंड और अवसरवाद की पराकाष्ठा है, क्योंकि ऐसे ही लोग खुद को उदारवादी सोच के पैरोकार कहते हैं, मेरी बॉडी मेरी चॉइस जैसी सोच के समर्थक है। मित्रों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वो अपने मन की बात कह सके, अपने परिवार की बात कर सके। अब आप ही सोचिए, जिस बॉलीवुड को अन्ना पर हो रहे हमले की परवाह नहीं, उसे बॉलीवुड के छोटू की क्या चिंता होगी। छोटू कौन है जानते हैं आप? अभिनेता सत्येंद्र सोनी, जिन्होंने किरण नाउ की चर्चित फिल्म लापता लेडीज में छोटू का किरदार निभाया था। लेकिन इस वक्त ये किसी फिल्म के सीन में नहीं, बल्कि अपनी असल जिंदगी में रो रहे हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश के मैहर में फिल्म पेड़ पालकी की शूटिंग के दौरान 8 दिन काम कराने के बाद जब इन्होंने अपना बकाया पैसा मांगा तो इन्हें सेट से बाहर निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इनके साथ क्या हुआ, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूँ। मैं इधर फिल्म करने आया था मैहर, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं और फिल्म का नाम पेड़ पालकी है। तो हमारी बात हुई थी, इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको ड्यूरिंग शूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पैकअप है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। हेलो, मेरा
सोचिए, जिस कलाकार ने लाखों लोगों का मनोरंजन किया, उसे अपनी ही मेहनत की कमाई मांगने के लिए कैमरे के सामने रोना पड़ा। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई और बाद में सत्येंद्र सोनी सुरक्षित मुंबई लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने उन सब लोगों का शुक्रिया कहा जिन्होंने उनके इस विषम परिस्थिति में मदद की थी। हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आपने सत्येंद्र सोनी के दोनों वायरल बयान सुने। अब मेरी बाईं ओर की इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मेहर की है। सत्येंद्र की आंखों में डर, बेबसी और मेहनत की कमाई डूब जाने का दर्द है। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां वही कलाकार सिर्फ इस बात से खुश है कि वो सुरक्षित घर लौटा है। सोचिए, एक कलाकार जो लोगों का मनोरंजन करने निकला था, उसकी सबसे बड़ी जीत अपनी जान बचाकर लौटना कैसे बन गई। कैमरे पर आपको सिर्फ 2 वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच छिपे डर, अपमान और टूटे भरोसे को भी समझना चाहिए। सत्येंद्र सोनी से जी मीडिया ने संपर्क किया। इस पूरे केस में उनके साथ क्या हुआ, आगे वो क्या करने वाले हैं, इस बारे में बात की। हम आपको वो सुनवाते हैं। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हुआ क्या था दरअसल। मुझे शुरुआत से बताइए कि पूरी घटना क्या हुई थी। सर, ये पुष्पेंद्र सिंह है जो कि डायरेक्टर हैं और इन्होंने मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आया था। 1.5 साल पहले से इनसे बातचीत चल रही थी हमारी। तब इस फिल्म का नाम शुभ संदेश था। जब इनका प्रोजेक्ट पोस्टपोन होता रहा, फिर बाद में ये फिल्म लेके आया, उसी का नाम इन्होंने पेड़ पाल की रखा। तो हमारी प्रोजेक्ट को लेके बात हुई थी, जो कि मेरा 10 दिन का ये 3 लाख रुपए दे रहे थे मेरे को। 50,000 रुपये ये साइनिंग अमाउंट मुझे दिया था। बाद में इन्होंने बोला था कि हम आपको जो भी पेमेंट है ड्यूरिंग द शूट देते जाएंगे, जो कि नहीं हुआ था। 7-8 दिन में 7 दिन शूट कर चुका था। उसके बाद जब मैंने पेमेंट की बात की कि कब तक रिलीज़ होगा, क्या है प्रोसेस इसका, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा है कि 10 मिनट में होटल खाली कर दो और नहीं तो मारेंगे करके। तो मैं डर गया था, अपना बैग पैक करने लगा था। उसके बाद ये हुआ कि वापस से इनका फ़ोन आया कि सत्येंद्र फिल्म करनी है कि नहीं। तो मैं बोला नहीं सर, पैकअप है तो पैकअप है। फिर उसके बाद हम रास्ते से जा रहे थे तो इनके पीछे से गाड़ी आई है और हमें गाली वाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे। पुष्पेंद्र जी और ये प्रगति चौहान। ये प्रगति कौन है? प्रगति चौहान इनकी वाइफ हैं। डीएनए मित्रों, सवाल सिर्फ सत्येंद्र सोनी का नहीं है, सवाल उस पूरी इंडस्ट्री का है जहां एक ही सेट पर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चलती हैं। एक तरफ सुपरस्टार है जो एक फिल्म के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, यहां तक कि 300 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं, और दूसरी तरफ जूनियर कलाकार हैं जिनकी पूरे साल की कमाई कई बार एक सुपरस्टार की एक दिन की फीस से भी कम होती है। अनुमान के मुताबिक मुंबई में 10,000 से ज्यादा पंजीकृत जूनियर आर्टिस्ट हैं। पूरे देश में इनकी संख्या करीब 30,000 मानी जाती है। इनमें से ज्यादातर कलाकारों को रोजाना 500 से 2,500 रुपए तक ही मिलते हैं। महीने में काम भी सिर्फ 10 से 15 दिन ही मिल पाता है। साल भर की कमाई कई बार सिर्फ 1 से 3 लाख रुपए के बीच ही रह जाती है। यानी जिस फिल्म में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसी फिल्म के कई कलाकार रोजगार की अनिश्चितता के साथ जीते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कई मामलों में प्रोड्यूसर जितना पैसा मंजूर करता है, उतना कलाकार तक पहुंचता ही नहीं। भुगतान एजेंट और कोऑर्डिनेटर के कई स्तरों से होकर के गुजरता है। आरोप लगते रहे कि बीच में कमीशन कटता है और आखिर में कलाकार के हाथ बहुत कम रकम पहुंचती है। ऊपर से कई जगह लिखित कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं होते, इसलिए पैसा मांगने पर कलाकार के पास कानूनी लड़ाई लड़ना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है यह सिर्फ बॉलीवुड की समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2024 में आई जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कई जूनियर कलाकारों से 18-19 घंटे तक लगातार काम कराया जाता है। कई सेट्स पर टॉयलेट, आराम की जगह और समय पर खाना पीने जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। कुछ कलाकारों ने मानसिक और यौन शोषण तक के आरोप लगाए। यानी कैमरा चाहे मुंबई का हो, हैदराबाद का हो या कोच्चि का, संघर्ष की कहानी काफी हद तक एक जैसी ही दिखाई देती है। अब जरा हॉलीवुड का मॉडल भी समझ लीजिए। यहाँ जूनियर जो कलाकार हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए हॉलीवुड एक्टर्स और कलाकारों की मजबूत यूनियन सैग आफ्ट्रा है। जूनियर कलाकारों का लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है, तय न्यूनतम भुगतान होता है, ओवरटाइम का अलग से पैसा मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं हैं। यानी वहां जूनियर कलाकार सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री का अधिकार वाला सदस्य माना जाता है। सत्येंद्र सोनी का मामला सिर्फ एक कलाकार का मामला नहीं है, यह उस खाई का कहानी है जहां एक तरफ करोड़ों रुपए की स्टारडम है और दूसरी तरफ अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष करता कलाकार। सिनेमा सिर्फ सुपरस्टार से नहीं बनता, पर्दे पर दिखाई देने वाला हर छोटा किरदार, हर जूनियर आर्टिस्ट उस कहानी का हिस्सा होता है।
ये सभी सम्मान के भी अधिकारी हैं और अपनी मेहनत की कमाई पाने के भी हकदार। मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। यह वाक्य है सेवा परमो धर्म। इसका अर्थ है कि सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब हम आपको भारतीय सेना के इसी ध्येय वाक्य से जुड़ा विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। 24 जून को वेनेजुएला पर एक विनाशकारी भूकंप ने प्रहार किया था। राजधानी काराकास से लेकर वेनेजुएला के बड़े शहरों में हजारों गगनचुंबी इमारतें गिर गई थीं। इन इमारतों के मलबे में दबकर अब तक तकरीबन 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और 32,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारतीय सेना का एक दल पहुंचा था। आज इस दल ने वेनेजुएला में फील्ड हॉस्पिटल यानी अस्थायी अस्पताल शुरू कर दिया। इस वक्त डीएनए की न्यूज वॉल पर भारतीय सेना के मानवीय मदद पहुंचाने वाले मिशन की तस्वीरें चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के वीर किस तरह जो भूकंप में पीड़ित लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं। और ये एक फील्ड अस्पताल भारतीय सेना ने वेनेजुएला में बनाया है और जो भी मदद हो सकती है वहां पर, जिस तरीके की मदद हो सकती है वो मदद भारतीय सेना कर रही है। ऑपरेशन अमिताभ उस अभियान का नाम है जिसके तहत भारत ने वेनेजुएला को राहत सामग्री और डॉक्टर्स भेजे हैं। राहत सामग्री में 35 टन दवाएं और खाद्यान्न शामिल हैं। घायलों के इलाज के लिए भारतीय सेना की 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल के अफसर और जवान गए हैं। भारतीय सेना की इस मेडिकल टीम में कुल 41 सदस्य हैं। भूकंप के 2 दिन बाद यानी 26 जून को भारतीय सेना का यह दल रवाना हुआ था। रवानगी के 3 दिनों के अंदर ही भारत के इन जाबाजों ने विदेश की धरती पर एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित कर दिया। तेज भूकंप की वजह से वेनेजुएला को तकरीबन $9 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा वेनेजुएला की कुल जीडीपी का तकरीबन 10% है। इस प्राकृतिक आपदा ने वेनेजुएला के सामने 2 चुनौतियां पैदा कर दी थी। पहली थी पुनर्निर्माण की आर्थिक चुनौती और दूसरी थी हजारों घायलों का इलाज। इसी वजह से भारतीय सेना को भेजा गया है ताकि वेनेजुएला की सरकार को राहत मिल सके। ऑपरेशन अमिताभ की सबसे खास बात यह है कि आर्मी की वो मेडिकल यूनिट जो वेनेजुएला गई है, यानी 60वीं पैराशूट फील्ड अस्पताल, यह दुनिया के इतिहास की पहली एयरबोर्न मेडिकल यूनिट है। यानी पहली बार डॉक्टर्स और नर्स को हवाई जहाज से पैराशूट के सहारे इसी यूनिट के झंडे तले उतारा गया था। यह यूनिट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज राज के दौरान 1942 में खड़ी की गई थी। यूनिट के बनते ही इसे दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ उतार दिया गया था। जापान के खिलाफ हुई लड़ाई में भारतीय सेना के डॉक्टर्स और नर्सेस की बहादुरी देखकर इस सैनिक टुकड़ी का दायरा बढ़ाया गया। साल 1945 में इसे पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस का नाम दिया गया और स्वतंत्रता के बाद यह टुकड़ी 60वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट कहलाई। वर्ष 1950 से 1954 के बीच चले कोरियाई युद्ध में इस टुकड़ी के सैनिकों ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया था। खास बात यह है कि 3.5 साल के युद्ध में इन सैनिकों ने कभी हथियार नहीं उठाए। दवाएं और पट्टियां ही इन वीरों का हथियार बनी रही। आज भी दक्षिण कोरिया में 60वीं फील्ड पैराशूट अस्पताल के सैनिकों को फरिश्ते कहा जाता है। डीएनए में अब आज का संदेश। संघर्ष के कठिन क्षणों में यदि आपका मन हैंग हो जाए तो उस समय पैनिक मत होइए, क्योंकि ईश्वर प्रोग्रामर भी है, आर्किटेक्ट भी है और वो ये भी जानते हैं कि आपके जीवन का अगला वर्जन कितना महान बनने वाला है।